कि अब माइग्रेंट्स जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनकी जाति, उनके धर्म देखकर देश में नागरिकता दी जाएगी। शाहीन बाग में जो दादियां और नानियां बैठी हैं, किसी को भी जाकर पूछो कि आप रास्तों के ऊपर क्यों बैठे हो, वो ये नहीं कहेंगे कि हम सीए का विरोध कर रहे हैं या एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं। शाहीन बाग भारत का हिस्सा नहीं है। क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन शाहीन बाग के मिनिस्टर नहीं है? तो एक गृह मंत्री, एक मिनिस्टर भारत सरकार का ये कहता है कि इन लोगों को मारो, इन लोगों को पीटो, इनको करंट देकर मार डालो। वो बच्ची जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारा लगा रही है। हम इस देश में नहीं, हम एक ग्लोबल कंट्री में, एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। अगर आप लोग बीजेपी के समर्थक हो, अगर बीजेपी के समर्थक नहीं हो, देन यू आर एंटी नेशनल। इंडिया में अगर देखें तो जो युवा पीढ़ी है जी, अपने हकों के लिए लड़ रही है, पढ़ लिख के भी घर पे बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या है कि जो युवा पीढ़ी अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करती है, इसी वजह से वो फॉरेन कंट्रीज में आ रही है। जी, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखो, अब कैसा है, लोगों को जानकारी हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग देशों में क्या क्या एजुकेशनल फैसिलिटीज है। इंडिया में ग्लोबली एक भी यूनिवर्सिटी हम इंडिया नहीं बना पाए जो वर्ल्ड लेवल पे कोई यूनिवर्सिटी बने। आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है स्कूलिंग का कि पहली से लेकर 8वीं तक आपकी एग्जाम ली जाएगी, किसी को फेल नहीं करेंगे। इससे धीरे धीरे इंडिया का मेरिट कम होते जा रहा है। अब खुद गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाया है कि 10वीं के बच्चों को इंग्लिश में खुद का नाम तक लिखने नहीं आता। देख लो फिर कितना। 8वीं के बच्चों को फाइ का टेबल नहीं आता। तो आने वाले और 10 सालों में जो बच्चे बाहर आएंगे ग्रेजुएशन पीजी करके, वो लिटरली लेबर के लायक भी नहीं होंगे, क्योंकि एजुकेशन ही इन्होंने इतना निचला स्तर का किया है। और ये एजुकेशन किनको दिया जा रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को। रायन इंटरनेशनल में नहीं दिया जा रहा, कैम्ब्रिज में नहीं दिया जा रहा, ऑक्सफोर्ड में नहीं दिया जा रहा, जी लिटेरा में नहीं दिया जा रहा। यहां पर जो हमारे अपर कास्ट के बच्चे हैं उनको कंपीट करने के वर्ल्ड लेवल पे भेजा जा रहा है और हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकालने की एजुकेशन दी जा रही है। इसलिए आज हमारे बच्चों को जो पता चल रहा है, ऑप्शंस पता चल रहा है, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगर सही में आने वाले 10-15 सालों में अगर सर्वाइव करना है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, यहां पर हमारे बच्चे मूव आउट कर रहे हैं, लेकिन वो हार्डली 1% भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। मैं खुद यहाँ पर पीएचडी करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की फीस मैंने जब सुनी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है। $28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये मैं 5-10 सालों में भी नहीं कमा पाऊंगा, एक साल में। तो इतना रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं आ पाते यहाँ पे। लेकिन हमारे में जो यहाँ लोन लेकर या स्कॉलरशिप लेकर या आपके गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पर जो आते हैं, वो ये पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया से पूरी तरह से खत्म कर दिया है। राजरतन जी, अगर J&K की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो वहां पे स्टेट को हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और मीडिया को उस मुद्दे पे बोलने तक नहीं दिया जा रहा। देखो, इस मुद्दे पे हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किया। यही नहीं, और गुरु रविदास जी का गुरु घर का भी मुद्दा था, इंडियन डेमोक्रेसी का मुद्दा था, राइज ऑफ फैसिज्म इन इंडिया, उसके ऊपर किया। और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया में अपने डेलीगेट्स भेजे। यूरोपियन यूनियन के लोग इंडिया में आकर, कश्मीर में आकर सारा रिपोर्ट लेकर चले गए और वहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया में लाइफ जीना बदतर हो गई है। क्या है जम्मू कश्मीर का मुद्दा? इन्होंने क्या किया? सेक्शन 370 को एब्रोगेट करना है, उसको हटाना है, ये इंडिया के लोगों को बताया गया। आज किसी भी इंडिया के लोगों को बताओ, नहीं बहुत अच्छा काम किया, 370 हटाया। इन्होंने सिर्फ 370 नहीं हटाया, 370 के कंधे पर बंदूक रखी है। लोगों को 370 सेक्शन 370 दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं। 3 स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उनकी खुद की चुनी हुई असेंबली है, लोगों की चुनी हुई असेंबली है। अगर उन स्टेट असेंबलीज को यूनियन टेरिटरी में जाना है, तो तीनों असेंबलीज ने अपने अपने स्टेट में यह निर्णय लेना चाहिए, रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि यस, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, वी डोंट वांट टू बी एन इंडिविजुअल स्टेट।
हमको राज्य में नहीं होना, हमारा अलग से राज्य है, हमारा राज्य दर्जा निकाल दो, हम यूनियन टेरिटरी में जाने को तैयार है। क्या महबूबा मुफ्ती ने, क्या अलग अलग स्टेट के सीएम्स ने ये रिजोल्यूशन पास किया? उनको तो पूछा तक नहीं गया। 3 स्टेट के 3 सीएम को पूछा तक नहीं गया कि आपको यूनियन टेरिटरी में आना है या नहीं आना है। सीधा एक रात में 370 हटा दिया, बोल दिया, और पीछे के रास्ते से 3 स्टेट्स को डिसॉल्व करके यूनियन टेरिटरी में ले लिया गया। अब जो लोग चुनाव लड़कर सीएम बने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने हैं, मिनिस्टर्स बने हैं, एक रात में वो लोग, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पद रद्द हो गए। अब एक रात में वो मोदी अमित शाह के अंडर चले गए। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली चुनाव लड़कर एक सीएम बने हैं, वो एक रात में ये लोग अपने हाथ में ले रहे हैं जी। तो कल को महाराष्ट्र के साथ होगा ये, कल को पंजाब के साथ होगा ये, तो क्या पंजाब के लोग चुप बैठेंगे? पंजाब का सीएम रिवर्ट नहीं करेगा? पंजाब का सीएम बोलेगा नहीं कि मैं मेरा स्टेट नहीं देना चाहता यूनियन टेरिटरी के साथ में? तो ये अधिकार उनको नहीं है। सीधा मीडिया बंद कर दिया गया, मोबाइल बंद कर दिए गए, आपका नेट नहीं चलता, आप फोन पे बात नहीं कर सकते, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो मैं कहता हूं सेक्शन 370 हटाओ, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्यों कर रहे हो? जी। इतना डर क्यों है आपको? 370 बताओ कि हमने क्या किया है। आपको मोबाइल बंद करने की क्या जरूरत है? आपको इंटरनेट हटाने की क्या जरूरत है? आप क्यों डर रहे हो कि क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी? लोगों को आज भी उनको पीएसए लगाकर अरेस्ट कर दिया 6 महीने के लिए। तो क्या किसी इंसान की आवाज उठाना देशद्रोह है? आज अगर हम लोग कश्मीर की आवाज नहीं उठाएंगे तो कल पंजाब की आवाज कौन उठाएगा? कल महाराष्ट्र की आवाज कौन उठाएगा? एक एक स्टेट को ये देशद्रोही, आप लोग अगर कश्मीर के बारे में बोलते हो तो आप देशद्रोही हो, तो कल पंजाब के बारे में बोलेंगे तो भी आप देशद्रोही बताए जाएंगे, तब क्या करोगे? तो यही हमारा सवाल है। सी, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर वहां पर इनजस्टिस हो रही है और अगर आज हमने यहां से आवाज नहीं उठाई तो वो इनजस्टिस कल हमारे साथ भी होगी। ये पंजाब के सीएम को समझना चाहिए, ये महाराष्ट्र के सीएम को समझना चाहिए, ये हमारा तो कोई राइट नहीं जा रहा। कल को यही मोदी सरकार आपके स्टेट को अचानक बोल देगी यहां पर सब गलत चल रहा है, यहां पर बॉम्ब पाए गए, यहां पर आतंकवादी कुर्ते पाए गए, इसका स्टेट निकाल लो और यूनियन टेरिटरी घोषित कर दो, सीधा ले लो हाथ में। तो जो स्टेट वो चुनाव से नहीं जीत सकते, वो एक रात में कानून बनाकर यूनियन टेरिटरी से जीत रहे हैं। तो ये हमको कब समझेगा? 370 किए जा रहे हो, लेकिन 370 के पीछे संविधान की हत्या हो रही है वो क्यों नहीं बता रहे? संविधान की हत्या हो रही है, संविधान में लिखे हुए कानून के हिसाब से आप मुझे बताओ, राष्ट्रपति ने बताना चाहिए, सीएम पीएम ने बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए उस स्टेप को आपने फॉलो किया है क्या? क्या उतना परसेंटेज कोरम और उतना परसेंटेज रिजोल्यूशन क्या उन 3 स्टेट्स ने दिया है आपको? क्या एमएलए ने साइन करके दिया कि हमको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दो? कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होते। रात में ही टीवी पर हमारे पीएम आ जाते हैं और कहते हैं कल से नोटबंदी हो जाएगी, रात को ही हमारे यहां पर आकर एनआरसी लागू हो जाएगी। कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, कुछ नहीं, नो बिल्स, नथिंग। ये कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स है खुद, और मैं ये काल्पनिक बातें नहीं कहूंगा। अनंत हेगड़े हमारे यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर है जी। इनका स्टेटमेंट है कि हम सत्ता में इसलिए आए हैं ताकि देश का संविधान हटा सके। अगर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता कहता तो हम वो नजरअंदाज कर देते, लेकिन मिनिस्टर ये कह रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसके लिए सीएम पीएम आज तक खंडन नहीं करता कि नहीं मेरा कैबिनेट मिनिस्टर गलत बोल गया। अंदर से यही चल रहा है। रोज संविधान का एक एक पन्ना संसद में से फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये काम चल रहा है इंडिया में। आपको इंडिया में कुछ लगता है कि कोई पार्टी आपकी सोच में है कि जो बाबा साहब के विजन पे काम कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी पे चल रही है? देखो, अगर बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे अगर सही में इंडियन पॉलिटिक्स चलता तो ये जाति के और धर्म के आधार पर इलेक्शंस नहीं लड़ते जी। बाबा साहब ने तभी कहा था कि जिस दिन तुम लोग जाति और धर्म के ऊपर इलेक्शंस लड़ोगे उसी दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी जी। 1952 से लेकर 2019 तक की चुनाव ये धर्म के आधार पर लड़ी गई। फॉर एग्जाम्पल,
यूपी में अभी इलेक्शंस थे, हमारे पीएम कहते थे कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। जी, ये क्या स्टेटमेंट है? पीएम कैंडिडेट का एक व्यक्ति ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम नहीं जीते तो ये हिंदुत्व की हार होगी। जी, तो ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। जी। क्या ये इलेक्शंस फेयर है? जो रिलीजन के नाम पे वोट मांगे जाता है, धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, तो हम माइनॉरिटीज है देश में। जी, जी, मैं माइनॉरिटी हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं। हम किन के आधार पर रहे? क्योंकि हमारे ऊपर पीएम तो ऑब्वियसली हिंदू कम्युनिटी का ही आएगा क्योंकि मेजोरिटी है। जी, तो क्या कल का पीएम, आज बनने वाला पीएम मुसलमानों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिखों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बौद्धों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जी, तो अगर आपका एजेंडा ही रिलीजियस है तो हम कैसे सेफ महसूस करेंगे आपके हाथों में? जी, मेजोरिटी का एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के माइनॉरिटी की तरफ है, जी, लेकिन आपके एजेंडे में माइनॉरिटी है ही नहीं। आप सिर्फ हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ, जिसकी पार्टी बीजेपी है, वो कहता है कि अगर इंडिया में रहना है तो हिंदुत्व को मानना पड़ेगा। जी, अगर इंडिया हिंदुस्तान बताया जाता है, इसको भारत नाम है इस देश का, इंडिया नाम है इस देश का, ये कहते हैं कि अगर यहां पर रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, ये देश हिंदुओं का है। तो वहां का सिख कहा जाए, मुसलमान कहा जाएगा, जी, बिल्कुल, बुद्धिस्ट कहा जाएगा? हमको वो भी बताओ। जी, अमित शाह देश के गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि 100 करोड़ लोग देश में घुसपैठी है। घुसपैठी है। देश की लोक संख्या 132 करोड़ है। 100 करोड़ अगर माइनस कर दो तो 32 करोड़ रहेंगे। तो 100 करोड़ को कहां भेजोगे? जी, एक दो नहीं, डायरेक्ट 100 करोड़ लोग। और उस 100 करोड़ में ऑब्वियसली मुसलमान आता है, सिख आता है, बुद्धिस्ट आता है, क्रिश्चियन भी आता है। जी, बिल्कुल, क्योंकि देश में तो सिर्फ हिंदुओं को रखना चाहते हैं, और हिंदुओं को भी अपर कास्ट को, शूद्रों को नहीं। जी, हमको तो शूद्र कहा गया है। यानी देश में रहेगा सिर्फ लाला, रामदेव बाबा, अडानी, अंबानी, ब्राह्मण्स, वैश्य यानी क्षत्रिय, बस यही रहेंगे। हम नहीं रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने देश के आजादी में अपना योगदान दिया। मेरे परदादा ने देश को संविधान निर्माण करके दिया। अब ये कहते हैं आप लोग नहीं रहोगे, ये देश हमारा है। ये इस तरह से इस देश में सब भारत में चल रहा है। तो ये सारा कहीं पूरा फैसिज्म की ओर इंडिया को लेकर जा रहा है। जो देश का संविधान है, इतनी मेरे ख्याल से 12-12.5 हजार जातियां रहती है। 12.5 हजार जातियों और उपजातियों में अगर डिवाइड करो तो 17-18 हजार लोग, जातियों के अलग अलग कल्चर, उनका अलग है, भाषा अलग है। हर 2 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, लेकिन 72 ईयर से प्यार से रह रहे हैं। जी, बिल्कुल, प्यार से रह रहे हैं। वो संविधान की वजह से आज इस देश के लोग प्यार से रह रहे हैं। अब इनको 2 सालों से डिस्टर्ब करके रखा हुआ। जी, बिल्कुल, 2 सालों से मैं हिंदू, आज हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हमारे टूट गए बीजेपी के इस गंदी राजनीति की वजह से। आज वो हमको शूद्र समझने लग गए। नहीं, तुम लोग निचली जाति के हो, हम लोग अपर कास्ट के हैं। ये भावना आज पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में डाल दी बीजेपी ने। पढ़े लिखे लोगों के ये इस तरह से आज हमारा बच्चा 10-20 साल अगर पढ़ाई किया है, आज वो बाबाओं के इस संगत में रहकर वो असीमानंद और इनके मठों में जाने लग गया है। इस तरह से हिंदुत्व की भावना बढ़ा दी है। तो ये देश के लिए बहुत हानिकारक बात चल रही है। जी, राजरतन जी, आपका इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में आने का विचार है? नहीं, मैंने जैसे ही आपको कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स ये जाति और धर्म के नाम पर चलती है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक वोटर, इंडियन वोटर एजुकेट नहीं होता, तब तक कितने भी अच्छे विचार लेकर आओ, आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। जी, देखो, एक तरफ एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड जो प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, ऐसे भी लोग अभी 2019 में कंटेस्ट कर रहे थे। जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर कन्हैया कुमार ग्रेजुएट पीएचडी है, स्कॉलर है, और दूसरी तरफ लड़ रही थी हमारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, टेररिस्ट एक्टिविटीज में मालेगांव के बॉम्ब स्फोट में जेल गई है। कई सालों में जेल रही थी, अभी बेल पर बाहर आई है। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो देखो इंडियन पॉलिटिक्स में, आप कह रहे कि पॉलिटिक्स में आने का कोई चांस है, देश के वोटर्स एजुकेटेड लोगों को वोट नहीं दे रहे, वो हार रहे हैं, और टेररिस्ट जीत कर आ रहे हैं। ऐसे हालात में आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे इंडियन पॉलिटिक्स में? जी। तो सबसे पहली जरूरत है कि इंडियन वोटर को एजुकेट करवाया जाए। हमारे वोटर्स छोड़ो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पता नहीं है कि अंदर जाके करना क्या है। जी जी बिल्कुल। मैंने कई कैंपेनिंग देखे हैं, मेरे स्टेज पे भी कोई कैंपेनिंग करने के लिए बैठा होता है। मैंने एक कैंडिडेट को देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो खड़ी थी। वो कहती है कि मुझे आप वोट दो, मैं जीतने के बाद आपके गांव में नल दे दूंगी, पानी की व्यवस्था करवाऊंगी। और लोग ताली बजा रहे थे, अरे वाह हमको पानी मिलेगा, पानी का नल मिलेगा। मैं अपने स्पीच में कहा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ये पानी का नल देने के लिए चुन के नहीं जा रहा, वो कानून बनाने के लिए, जी बिल्कुल, वो लॉ बनाने के लिए। जो संसद होती है वहां पर कानून बनते हैं कि देश में क्या कानून बनने चाहिए। जी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैंडिडेट कह रही है कि मैं आपको नल दूंगी आपके गांव में, और आप लोग ताली बजा रहे हो, तो ये उसकी नहीं, वो आपकी गलती है कि आपको पता नहीं कि आप किसको क्या करने के लिए चुन रहे हो। पार्टीज में जैसे किसी भी पार्टी में ट्रेंड चल रहा है कि चलो इलेक्शन लड़वाते हैं, किसी फिल्म स्टार को, किसी सिंगर को लेके आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लेके नहीं आ रहे वो। जी देखो, फिल्म स्टार्स तो छोड़ो, मैं वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड का चैनल है, तेंदुलकर राज्यसभा में भेजा है, रेखा, क्या काम है इनका? जया बच्चन, चलो जया बच्चन तो भी मैं देख रहा हूं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कम समय देती है, लेकिन वहां पर बात करती है, तो उसमें तो उतना पॉलिटिकली थोड़ा सा नॉलेज होगा। अभी सनी देओल भी आए। सनी देओल, उसने तो लेटर लिख के दे दिया है कि मैं संसद में बैठ नहीं पाऊंगा तो मुझे एग्जाम कर दो। देख लो, ये देश के उन वोटर्स के साथ गद्दारी है। वो वोटर ने क्यों भेजा है सनी देओल को? क्यों? हमारी समस्या तू अंदर जाके बताएगा। जी। ये कहता है मुझे अंदर बैठने का समय नहीं है, मुझे फिल्म मेरी शूटिंग करनी है। तेंदुलकर कितने परसेंटेज वो जाकर प्रेजेंट ही दिया है? मैंने कभी नहीं देखा। तेंदुलकर नहीं बैठता, रेखा नहीं बैठती, जया बच्चन है, ये एक्टर्स और क्रिकेटर्स को अंदर लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो, देश की आवाज ही नहीं अंदर। जी। ये सिर्फ नाम के लिए बिठाए गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ये डेमोक्रेसी तो कब की खत्म हो गई है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वोट के लिए पूछा ही नहीं जाता, कोई लॉ बन रहा हो। ये खुद मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का कहना है कि हमको नोटबंदी के समय में किसी को पूछा नहीं गया था। तो अगर ये नोटबंदी का कानून पास हो रहा है और किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की साइन नहीं है, तो कानून पास कैसे हुआ? एक आदमी पूरा देश चलाता जी। जिसको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं, वो आरबीआई में आरबीआई के डिसीजंस खुद ले रहा है। जिसको एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं, वो निर्णय खुद ले रहा है। पूरा देश आज एक आदमी चला रहा है। मिनिस्टर्स, आप इंडिया के किसी भी बंदे को पकड़ लो और पूछो 5 मिनिस्टर्स के नाम बताओ, किसी को नहीं पता। आज इंडिया में एक ही है, नरेंद्र मोदी। अरे और अब एक दूसरा पोस्ट आगे लेकर आए हैं, अमित शाह जी। अब देश में 2 ही लोग हैं, पूरा देश अमित शाह और नरेंद्र मोदी चलाते हैं। बाकी कौन एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कुछ नहीं पता। किसी को प्रोटोकॉल ही नहीं दिया है। सारे काम आरएसएस के इस कैंप से होते हैं। राजरतन जी, आप सोशल वर्कर भी हो और आप कौन कौन से कामों से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स पे ज्यादा काम करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है जी। तो मैं यूनाइटेड नेशंस में जो वायलेशंस हो रहा था ह्यूमन राइट्स का, इवन रिलीजियस वायलेशंस जो हो रहे थे, रिलीजियस पर्सिक्यूशंस जो हो रहे थे, तो वहां पर मैं वॉशिंगटन डीसी में जाकर मैंने इंडिया की आवाज वहां पर रखी। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के सामने हमने प्रोटेस्ट किया।
ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हमने प्रोटेस्ट किया। तो मैं सोशली काम कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स के विषय में काम कर रहा हूँ, सिविल राइट्स के विषय में काम कर रहा हूँ, और बाबा साहब की द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने 1954 में बनाई थी, उसका मैं एज अ नेशनल प्रेसिडेंट काम देखता हूँ। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार, इक्वलिटी का और ह्यूमैनिटी का, और जितने भी माइनॉरिटीज है देश में, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इन सब के साथ एक होकर हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि आज भारत में परिस्थिति ऐसी आई है कि क्रिश्चियनों को भी जलाया जा रहा है, उनके चर्चेस फोड़े जाते हैं, पथराव होते हैं, उनके प्रीस्ट को मारा जाता है, जलाया जाता है। वो अपनी लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं, मुस्लिम अपनी लड़ाई अलग से लड़ रहा है। वो उनके लोगों को जय श्री राम नहीं बोलते हो तो मारा जा रहा है, वो अपनी लड़ाई अलग से लड़ रहा है। सिख अपनी लड़ाई अलग से लड़ रहा है। तो अगर हम अपनी लड़ाई, अगर हमारी समस्या एक है, हमारी भी समस्या वही है। आज बुद्धिस्टों के लड़कों को रास्तों के ऊपर सोच कर कोई बैठा तो उसको पीट कर मार डाला, शादी में खाना खाने के लिए कुर्सी पर बैठा तो उसको मार डाला। तो सबकी समस्या वही है, क्रिश्चियन की समस्या वही है, सिखों की समस्या है, बुद्धिस्टों की समस्या है, मुसलमानों की समस्या है। सबकी अपनी अपनी समस्या है और सबकी समस्या सेम है। तो अगर हमारी समस्या सेम है तो हमारी आंदोलन अलग अलग क्यों होने चाहिए? जी। हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। अगर समस्या एक है तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ एक सॉलिडेरिटी तैयार करते हुए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करके हुए हम अपनी लड़ाई इकट्ठा लड़े, क्योंकि अलग अलग लड़ाई करके ये चाहते हैं हमको अलग अलग रखना। इसलिए मैं ऑफमी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करता है, पीटर फेडरिक है, भजन सिंह है यूएस से, तो मैं उनके साथ भी जुड़ के काम कर रहा हूँ। इंडिया का ऑफमी का मैं काम देखता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, और ये इंटेंशन लेकर काम कर रहा हूँ कि सारी माइनॉरिटीज एक हो जाए। ये माइनॉरिटी भी अगर एक हो गई ना तो भी हम मेजॉरिटी की ताकत रखते हैं। इतना पावर और इतना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अपने अपने रिलीजन को हमको बिलीफ, वो देश का संविधान हमको अधिकार देता है कि अपने अपने रिलीजियस राइट्स को हमको फॉलो करना है। लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल को बचाने के लिए तो हम एक हो सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं सबको एक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लास्ट में राजरतन जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि आज देखो, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया मुझे कवर कर रहा है जी, लेकिन इंडिया का मीडिया मुझे कभी कवर नहीं करता और ना ही करेगा। इंडिया के मीडिया के लिए मैं आज भी अनटचेबल हूं। वो कभी मुझे नहीं बुलाएंगे क्योंकि हम वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं जो लोगों को डिवाइड करता है जी, जो वर्ण व्यवस्था में बांटता है, कोई ब्राह्मण है तो कोई शूद्र है। तो मैं वर्ल्ड के सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा, और खास करके मैं इंडोज टीवी और इंडोज टीवी के सीईओ से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि जो प्लेटफॉर्म आपने मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिया है, ऐसा ही प्लेटफॉर्म अगर हमको इंडिया में मिले तो हम उन करोड़ों लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग घर में देख रहे हैं हम लोगों को। क्योंकि हमारी आवाज आज इंडिया में, हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारी आवाज जो दिखाने का काम कौन कर रहा है? आज तक, जी न्यूज, एबीपी, और इन चैनल पे हमारी आवाज ही नहीं दिखाई जाती। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये चैनल्स नहीं, ये कभी नहीं कवर करेंगे। तो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बाहर आकर यूएस में कहता है कि इंडिया में सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। इंडिया में कोई कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हमारे बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, एजुकेशन में राइट्स खत्म किए जा रहे हैं। तो ये जो इंडिया की असली परिस्थिति है, इसको दिखाने का एक प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए। तो वर्ल्ड के व्यूअर से मैं यही उम्मीद करूंगा और इंडोज टीवी से भी मैं यही आशा रखूंगा कि ये एक प्लेटफॉर्म हमको इंडिया में मिले, ताकि गांव-गांव के, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज हम सारी बातें वर्ल्ड के सामने ला सके और हम लोगों को इंडिया में एक सुरक्षित माहौल, सेफ्टी का माहौल, हम लोगों को आज जान का खतरा सभी लोगों को, मुझे नहीं, सभी लोगों को बना पड़ा है। तो एक एश्योरेंस हम लोगों को मिले कि नहीं, हमारी आवाज उठाने वाले भी वर्ल्ड में लोग बैठे हुए हैं, आपकी ताकत ही हमको इंडिया में सुरक्षित रख सकती है। तो जाते जाते मैं यही इंडोज टीवी से, आपसे, सीईओ से और मुझे देखने वाले सभी लोगों को यही अपेक्षा और आशा करता हूं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमको इंडिया में भी मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजरतन जी, स्टूडियो में आने के लिए। सो इजाजत दो जी, धन्यवाद।